हेलो बच्चों, तो आप लोग का एग्जाम हो गया है आज हिंदी का। अभी आप सो गए रहोगे या उठे रहोगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कुछ लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, है ना। ऐसे मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग को कि मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और भी चीज़ें हैं मैं आप लोग से शेयर करूंगा मैं। हालांकि मैंने एक कैसे आपको अपना एग्जाम तैयार करना है ओसीएम का, वो मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है उसको। तो अभी आप उसको देख लीजिए, उससे बहुत सारा चीज़ आप ले लीजिए, है ना। ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर उसके अंदर इंक्लूडेड है। और जो चैप्टर नंबर 2 में मैंने कुछ कम सवाल दिए हैं उसके अंदर। आप बोलोगे सर वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कम सवाल क्यों दिए हैं उसके अंदर, है ना। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उसमें 2 डिस्टिंग्विश पूछेंगे उधर से और एक जस्टिफाई है। मतलब एक्चुअली वो टॉपिक ऐसा है ना कि सब में उसमें कॉमन टॉपिक है ना। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के मैं कुछ कॉमन टॉपिक्स जो आपको किसी भी आंसर में काम आएंगे वो आपको मैं बना करके दे दूंगा। तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। वो वहां पे 8 मार्क्स अगर वो सवाल पूछेगा तो आपके 8 मार्क्स वहां पर बन जाएंगे। तो आपके 2 पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश और हिंदी। ऐसा मुझे एक थोड़ा सा बोलना था, मैं कोई चीज़ों से मैं घबराता नहीं हूँ या मुझे डर लगता नहीं है, बिकॉज आई ट्रस्ट माई स्टूडेंट्स, आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू, है ना। तो कुछ ऐसे नेगेटिव बच्चे लोग होते हैं जो कुछ ऐसे मतलब कुछ बच्चे ये होते हैं, उनको लगता है कि जितना हम लोगों ने दिया है कि वो एग्जाम में आना चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो, आप लोग को तैयारी शुरू से करनी चाहिए। आप 2 दिन में तैयारी करोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि जो जिसने दिया है वो एग्जाम में आएगा, तो ये आप अपने साथ एक जाति कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है ना। आप खुद से पढ़ाई करो, तैयारी बराबर से करो। वहाँ पे हम जो देते हैं वो इंपॉर्टेंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो तैयारी करने लायक होता है, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके ओसीएम के सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स रेडी किया हुआ है, हालांकि ये मुझे कहीं से मिला हुआ है। और मैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स बनते कैसे, फिल द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स, राइट रॉन्ग, ऑड मैन आउट, कैसे उसको चेंज करते हैं या वो कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कई बार ये होता है बच्चे ऑब्जेक्टिव रट्टा मारते हैं। ऑब्जेक्टिव समझने वाली चीज है, वो रट्टा मार के आपके काम में आने वाला नहीं है। बिकॉज क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट किया तो आप उसमें हो जाओगे परेशान। तो ये भी चीज बहुत लॉजिकली और बहुत ध्यान से करना होता है, जो आप कर ले जाओगे। मुझे बहुत भरोसा है आप लोग के ऊपर। ठीक है। तो जैसे आप लोग का इंग्लिश एग्जाम हो गया, हिंदी एग्जाम हो गया, बच्चे काफी अच्छा गया हिंदी एग्जाम हम लोग का, बहुत सारे बच्चों का काफी अच्छा गया इंग्लिश एग्जाम गया है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका फिजिक्स का एग्जाम भी एज वेल एज ओसीएम का एग्जाम जो 15 को है, फिजिक्स तो 17 को है, तो ये भी आपका काफी अच्छा जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो मेरे साथ में। और जितने भी आपके ओसी के दोस्त लोग हैं, कॉमर्स के दोस्त लोग हैं, आप सबको ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, आप क्या करो उनको शेयर कर दो। और मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया हुआ है ना। तो आप उसको भी कर लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। क्लियर। जो सवाल अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कर देंगे, तो मैं आपका उसको रिप्लाई कर दूंगा। पहला सवाल हमारा देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है F.W. टेलर वॉज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सही बात है, F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था, और वो है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हेनरी फेयोल इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है ना। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा ट्रू होते हैं, और वो सेंटेंस को आप आंसर में भी यूज कर सकते हो। ये एक टेक्निक, एक तरीका है, लोगों को मालूम नहीं है, तो आप उसको वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सही बात है। तो अगर कोई चीज हम लोग को ऑर्डर में रखना है तो हर एक चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, और हर एक जगह के लिए हर एक चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। फिर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। अगर एक आदमी से एक इंसान अगर काम ले रहा है तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर वो बहुत सारे लोग से काम ले रहा है तो उसको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ ही है जो इंपॉर्टेंट है, यानी वो उस चैप्टर को कवर करता है और उस चैप्टर से हमको आइडिया मिलता है। वही सारे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। आगे देख लीजिए, स्केलर चेन मीन्स हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर कोई बात करता है या कोई बात कर रहा है तो टॉप लेवल से यानी डायरेक्टर लेवल से, अगर कोई हमारे पास में जूनियर मैनेजर है या कोई एम्प्लॉय है, वहां तक बात आती है तो वो स्केलर चेन के थ्रू आती है कि अगर मैंने बोला तो वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा, और लास्ट में वो जो लोअर लेवल है उसके पास बात जाने वाली है। और ये मैं आप लोग को मैंने बताया नहीं है, आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। करना काफी इंपॉर्टेंट है बेटा उसको। और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपको सिर्फ मिलते हैं
ऑब्जेक्टिव से। कैसे मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव से खाली मिलते हैं आपको 20 मार्क्स। यानी आपके पेपर का वो होता है 1/4, यानी पिला करके 25% आपके पेपर का क्या है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो अगर कोई बच्चा फेल होता है ओसीएम में तो सोचो ना क्या बोलना चाहिए उसको, है ना। आपके पास में उतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि बट्टा कि आप इतने टाइम पढ़े हो, आप 10 महीना पढ़े हो वहां पे, तो आप फेल हो रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं फेल होने दूंगा नहीं आपको, आपकी लाइफ में बहुत कलरफुल बनाने वाला हूं मैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो चीज मैं बोलता हूं आप बस उसको ईमानदारी से उतना कर लेना, एग्जाम में वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, है कि नहीं। मैं गारंटी लेता नहीं इस बात की कि वो एग्जाम में आएगा ही, बिकॉज आई एम नॉट पेपर सेटर। बट हमको मालूम पड़ता है हमारे एनालिसिस से, या मुझे मालूम पड़ता है मेरे एनालिसिस से कि हम लोग करते क्या है और वो पेपर बनेगा कैसे, है ना। कुछ चीजें कई बार यहाँ वहां होती है, वी आर ह्यूमंस, तो हो जाती है कभी कभी कुछ चीजें यहाँ पे, है ना। हर बार नहीं होता है कि आप जिस तरह सोचते वैसा हो, लेकिन ये जो करोगे आप, इंशाल्लाह आपको सब चीज सही तरीके से मालूम पड़ जाएगा। चलो हम लोग वापस से आते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक येलो वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को डिफरेंस दिखाने के लिए। अब द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग फंक्शन। पहला फंक्शन कौन है मैनेजमेंट का? प्लानिंग, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। एंड लास्ट वाला कौन सा है? कंट्रोलिंग। तो एंड में शुरू किससे होता है? एंड में किससे होता है? वो कंट्रोलिंग से। और स्टार्ट में किससे होता है? वो प्लानिंग से। तो ये दोनों क्या है, इसका अलग अलग डिफरेंस है। फिर प्लानिंग सेट्स आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, है ना। हर एक चीज, अगर कोई भी मुझे काम करना है, एनी एक्टिविटी आई हैव टू परफॉर्म, दैट स्टार्ट विद प्लानिंग। अगर मतलब मुझे कुछ भी करना है, पानी पीना है तो मैं उठूंगा, है ना, प्लान किया ना मैंने, उठा, फिर गया, ग्लास लिया, पानी फिल किया, फिर पिया मैं। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद प्लानिंग, वो है। और वो एंड किस पे होता है? कंट्रोलिंग के ऊपर। अगर आपका प्लानिंग अच्छा होगा तो आपका कंट्रोलिंग क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। आगे आ जल्दी फटाफट। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई काम टॉप लेवल ने लिया है और आपको बोल रहा है, बता रहा है, तो उसको मैनेज करना, उसको देखना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का काम है। यानी वो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो हो रहा है क्या, ये सब काम वहां पर आता है। फिर आपके देखो आपका क्या है? डायरेक्टिंग इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। तो डायरेक्टिंग ये क्या है? अगर मैं आपको कोई काम दिया हूं तो वो काम होना चाहिए, और वो काम कौन करेगा? एम्प्लॉइज। क्लियर? थोड़ा सा मैं स्क्रीन लेता हूं ऊपर, चलो वापस आ जाओ, है ना। डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी अपना एक प्लान है, एक गोल है, और डायरेक्टिंग उसके हिसाब से क्या करता है? काम करता है ना। आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, ये सब चीज पहले से क्या होते हैं? सेट होते हैं एकदम। लास्ट वन इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेटिंग अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज। आप अपना कोऑर्डिनेशन इस तरीके से करो ताकि दो काम करने वालों के बीच में क्या हो? किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा ना हो। तो अगर आपने कोऑर्डिनेशन अच्छे से किया, तालमेल अच्छे से किया, तो क्या होने वाला है? कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़े क्या हो जाएंगे? बहुत कम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एक ऑब्जेक्टिव आप लोग और आता है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ा इग्नोर करना बेटा, है ना, मैं वैसे नहीं लिख पाता हूं मैं, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ESSENCE, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर भी हमारा हो गया है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज रखता नहीं है, ये आपके एग्जाम में कुछ 7-8 मार्क्स का ही आता है, लेकिन इसमें से एक आंसर आप लोग को आता है। तो यानी ये चैप्टर भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना, क्योंकि 4 मार्क्स भी मेरे लिए फायदेमंद है ना बेटा, 5 भी फायदा है, मार्क्स तो फायदा ही है ना अपने लिए, छोड़ने का क्यों उसको। चलो, द वर्ड एंटरप्रेन्योर डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन। तो ये कौन सा वर्ड भैया? फ्रेंच वर्ड है। कौन से वर्ड का मतलब? एंटरप्रेन्योर, है ना। आप लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, तो भी बोलो, कभी बोलो, कभी बोलेगा तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एंटरप्रेन मीन्स टू अंडरटेक, कोई काम को अपने पास में लेना, कोई काम को करना, है ना। स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया एज वेल एज स्टैंड अप इंडिया, ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है। और इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग को, एग्रो टूरिज्म, बिकॉज आज के टाइम पे शहर के लोग क्या होते हैं, वो गांव ज्यादा जा नहीं पाते हैं, तो आजकल वो विला टाइप के कुछ बनते हैं, या कुछ फार्म हाउस वगैरह बनते हैं, तो लोग वहां पे जाते हैं
और जा करके अपना 1 2 3 दिन घूम करके वहां पे आते हैं, तो उनको गांव वाली फीलिंग आती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर चीज हो गया है ना, शहर के लोगों को गांव में लेकर के आना, दैट इज एग्रो टूरिज्म। तो एग्रो टूरिज्म is the idea of bringing urban residents to the rural areas by empowering the communities both socially and economically। तो उन लोग की सामाजिक भी हेल्प हो जाती है, और जो लोग आपको गांव दिखा रहा है, खाना पीना खिला रहा है ना, उसकी फाइनेंशियली भी क्या जाती है या इकोनॉमिकली क्या जाती है, उन लोग की हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ये सबको मालूम है कि जहां जहां पे वेयर हाउस होगा, गोडाउन होगा, वहां पे टाइम यूटिलिटी क्या होगी, क्रिएट होगी। बट जहां पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसपोर्ट, वहां पे क्या होगा बताओ, वहां पे होगा प्लेस यूटिलिटी। यानी ट्रक गाड़ी एक जगह पे होती है क्या, ट्रांसपोर्ट में चलने वाली क्या होती है, वो अलग अलग जगहों पर जाती है कि नहीं। आज ये जगह से वो जगह, तो जहां पे चीजें स्केर्स रहेंगी, कम रहेंगी, तो ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग चीजों को यहां वहां ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ये याद रखना बराबर से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, एज वेल एज आपको 10th में भी है, ये इवन ये 9th में भी है, तो इतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। फिर कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज वो कमोडिटी होती है जो क्या होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, सड़ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिशेबल कमोडिटीज। फॉर एग्जांपल आपके वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, है ना, या क्या बोलते हैं, कोई नॉनवेज का कोई आइटम हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क वेसल व्हिच इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। है ना, कुछ टाइम के लिए अगर आपका एक बोला शिप रुक गया है, तो वहां पे हमारा जो पोर्ट रिस्क पॉलिसी है वो काम में आता है कि नहीं। उसका पोर्ट में या अपने शिप में कुछ भी गड़बड़ होगा तो हमको दिक्कत पड़ने वाली नहीं है, बिकॉज आवर शिप, आवर दैट थिंग इज प्रॉपरली इंश्योर्ड। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक यहां पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये ऐसा टॉपिक है ना, कि ये बोलता है कि हम लोग अगर कोई नुकसान हुआ है, चाहे मरीन में है या फायर में है, हम उसकी वापस से सेम पोजीशन में या उसके भरपाई हम लोग कर सकते हैं। बट ये एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। माल जल गया वापस आएगा, माल डूब गया वापस आएगा, माल सड़ गया वापस आएगा, जान चले गई तो वापस आने वाला है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वो लाइफ इंश्योरेंस पे फॉलो नहीं करता है। क्लियर। तो ये कुल मिलाकर के अपना हो गया है 4 चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हमारे। अब हम लोग आने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पे, है ना। ठीक, अब चैप्टर नंबर 5 में अब पहले यहाँ पे फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या रिक्वायर्ड है भैया, रजिस्ट्रेशन। अरे भैया मैं किसी भी ऐप पे लॉगिन करूंगा, जाऊंगा तो मुझे साइन इन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, अपने नाम, पता, एड्रेस, लोकेशन मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो वही चीज है यहाँ पे। द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन अंडर C2C, C2C बोलेगा तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो ये दो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसी तरह होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक उसी तरह होता है B2B, होता है बिजनेस टू बिजनेस, है कि नहीं। तो ये ऐसे ऐसे अलग बहुत सारे हैं, इसमें 6-7 हैं इसके अंदर, है ना। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स, अपना काम किसी और को प्रोवाइड करना। बहुत सारे कॉल सेंटर्स करते हैं काम, हम इसको बोलते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। The next one is in online shopping, customer put the product in the shopping cart। हम लोग कोई भी चीज ऑनलाइन परचेस करते हैं तो शॉपिंग कार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपने माल को भरते हैं, उसको वहां पे रखते हैं और वहीं से हम लोग परचेस करते हैं। आप क्लिक करते हो तो तुरंत वो परचेस होता है क्या, नहीं, इट टेक्स टाइम। वो शॉपिंग कार्ट में आता है, फिर आपके आइटम्स काउंट होते हैं, आइटम्स के फिर उसका एक बिल बनता है, बिल बनने के बाद फिर वहां पे आपको आता ऑप्शन आता है कि भैया आपको COD करना है कि आपको कैश क्या बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट करना है या आपको UPI करना है, वो सब आपको वहां पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये अपना हो गया है चैप्टर नंबर 5, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, हम लोग आते हैं इधर पे, और यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग कि भाई इधर पे और क्या क्या है। बिजनेस इज ए सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये दोनों है सामाजिक भैया काम है ना। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है आप उसका मैक्सिमम यूज करो। फिर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नेशन का, देश का
और उसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल, ये सारी चीज क्या है वहां पे स्टेबल होनी चाहिए, यानी इंसान को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेकिंग टाइमली पेमेंट फॉर प्रॉपर टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट के पास में वो सब चीजों की सहायता सहूलियत सही होनी चाहिए। यानी आप काम कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। टैक्स पे करना आपका काम है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ये किसका काम है? अपना काम है, रेसिडेंट्स का काम है। बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। तो बिजनेसमैन एंड ट्रस्टी होता है क्या मालूम है, बहुत सारे बच्चे एक गलती करके आते हैं, वहां ऐसा ऑप्शन आता है बिजनेसमैन आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो बच्चे मेंबर लेकर के आते हैं। तो कई बार ये सारी गलतियां उनसे होती है। आप समझो कि बिजनेसमैन भी एक सामाजिक प्राणी है और वो उधर का ट्रस्टी है, वो हमारे साथ में मिल करके क्या करता है, अपने आसपास की चीजों को इंप्रूव करता है। कौन? बिजनेसमैन। बिजनेस शुड नॉट प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टू ओनर्स। तो बिजनेस शुड प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टू ओनर्स। भैया अगर आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो मुझे वहां पे इंफॉर्मेशन देना या बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप हो तो मैं हूं। देन बिजनेस शुड ऑफर एडुकेट अपॉर्चुनिटीज और प्रमोशन टू देयर एम्प्लॉइज। आप अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशन देना चाहिए। बिजनेस का ये काम है, जो भी मेंबर आपके यहाँ पे काम करता है, जैसे उसकी टाइम हो जाएगा, जैसे उसका नॉलेज बढ़ेगा, जैसे उसका एक्सपीरियंस होगा, आपको उसको पैसे बढ़ा करके देने होते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ द एम्प्लॉइज। वेरी नाइस, ये तो होना ही चाहिए, है ना। अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस, उसका लाइफ इंश्योरेंस, है ना, उसको बहुत सारा जो अलग से सेफ्टी उसकी होती है, जो उसका पैसा वगैरह कटता है वो उसके हेल्थ के लिए होता है, तो ये करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंड ऑन CSR। बोलेंगे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप साल भर में कितना भी पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन उसमें 2% जो है, 2.5% जो भी है, वो पैसा आपको समाज के ऊपर स्पेंड करना होता है। आप नहीं करोगे तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी आपको, बिकॉज आप अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारी है आप उसको नहीं निभा रहे हो। क्लियर? आगे आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 में ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर, है कि नहीं, बिकॉज डेट वगैरह का थोड़ा मामला है इसके अंदर। आगे आ जाओ उधर पे। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था, है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज डिस्ट्रिक्ट जज। सिंपल है, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट वहां डिस्ट्रिक्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जाहिर सी बात है, अरे भैया कोई संस्था बनी है कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर के लिए काम करेगी ना, तो और किसी के लिए काम करने वाली है वो। नेशनल कमीशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल डिस्प्यूट अंडर एक्ट। सही बात है, सबसे बड़ा कमीशन कौन सा है? नेशनल कमीशन है कि नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़े? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अगर आपका कोई मामला हल नहीं होता है तो वो कहां पे आता है? सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस के ऊपर फैसला कर दिया तो वो उसके आगे जाता नहीं है। तो हमारा लास्ट क्या है उधर पे? नेशनल कमीशन। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड लोक अदालत टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय द कॉम्प्रोमाइज। तो आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है ना, तेरी मेरी कोई इशू है, तेरे मेरे प्रोडक्ट को लेकर इशू है, कोई तुझे प्रॉब्लम हो गई है मेरे प्रोडक्ट से, तो आप क्या करो, कोई झगड़ा मत करो, केस वगैरह ना करो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो उसके ऊपर कि भैया दोबारा ये नहीं करूंगा, मैं इस चीज में इंप्रूव करके दिखाऊंगा। ये कौन बोलेगा? कंपनी वाला। और कंज्यूमर को भी उससे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। नेशनल कमीशन में कितने मेंबर हैं? 4। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट। देखो अभी यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग को डिस्टिंग्विश में भी है, और ये जो पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, ये तीनों के तीनों क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट और नेशनल, ये हम लोग को बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का बेटा ये दिखता ही दिखता है ना। दुनिया यहां से वहां हो जाएगी, उसी का पेपर बनेगा ही नहीं इसके बिना, लेकिन ये दिखते है ना। लेकिन बहुत रेयर चांस है कि ये कभी नहीं आया हो, है ना, बहुत रेयर है। मतलब इतने सालों में तो आ ही आया है, जब से मैं एग्जाम दे रहा हूं या तब से मैं देख रहा हूं कि ये कब से आ ही रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ तक का केस क्या होता है? वहां पे हैंडल किया जाता है, वहां पे मैनेज किया जाता है 1 करोड़ तक का। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक का, यानी 1 करोड़ से ज्यादा प्लस 10 करोड़ तक का। एंड लास्ट में नेशनल कमीशन इज एंटरटेन कंप्लेंट कंज्यूमर फॉर मोर देन 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से कोई बड़ा केस है, बड़ा मामला है प्लस, तो ये कौन हैंडल करेगा? नेशनल कमीशन। 10 करोड़, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ से कम।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक डिवीजन कर लेंगे वापस से, ये डिवीजन हो गया इसका। 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंज्यूमर डे। 15 मार्च, कौन सा मार्च? 15 मार्च, है ना। आप ये समझ लो कि 15 मार्च आने वाला है, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे आने वाला है, तो उसमें गड़बड़ी करने का नहीं। क्या चले गया? हमारा नेशनल कंज्यूमर डे क्या हो गया? चले गया। तो जो चले गया वो था 24 दिसंबर। जो चले गया वो क्या है? 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे हमारा। लेकिन जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है वो है 15 मार्च। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इसके अंदर, तो ये समझना कि जहां पे मार्च दिया हुआ है, मार्च एम, और वर्ल्ड कंज्यूमर डे बोलेंगे तो वर्ल्ड किससे शुरू होता है? डब्ल्यू से। तो एम का डब्ल्यू क्या करेंगे हम लोग? रिवर्स कर देंगे। तो एम और डब्ल्यू ये हम लोग को याद करने के लिए आसान हो जाएगा, है ना। 15 मार्च तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे, है ना। 24 दिसंबर तो नेशनल कंज्यूमर डे। द लास्ट वन इज इन मॉडर्न कंपीटिटिव मार्केट डैश इज रिगार्डेड एज अ किंग कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर क्या भैया? किंग है कि नहीं है ना। अगर किसी मार्केट में चले जाओ आप, सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलती है? कंज्यूमर को। भैया वो रहेगा तो मार्केट चलने वाली है ना, वो नहीं रहेगा तो मार्केट किसी भी तरीके से चलने वाली नहीं है। समझा? आ जाओ नेक्स्ट इधर पे। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मर्केटस। आपको लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड, ये सारे वर्ड आपको याद रखना है। कई बार मैथ्स कॉलम में भी आप लोग को पूछ सकता है। इन एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट emphasis is given only on buying and selling of goods and services। तो एक्सचेंज बोलेगा तो जाहिर सी बात है, देख अगर मैं दुकान पे गया, मार्केट में गया, तो बाइंग एंड सेलिंग करूंगा मैं, है कि नहीं। तो बाइंग एंड सेलिंग वाली एक्टिविटी को बोलते हैं एक्सचेंज। तो ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो किसका है? एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। थर्ड वाला देखो, पेरिशेबल गुड्स, अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था उसको। पेरिशेबल गुड्स सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट आर सोल्ड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये माल एक दिन में खराब हो जाता है ना। दूध, कभी सुना तूने यहाँ पे कि मैं दूध रखा हूँ 10 दिन से रखा हुआ है मेरे पास में, दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा वो, है ना। कोई और यूज में हमको लेना पड़ेगा उसको। भाजी रखा हूँ 2 साल से पड़ी हुई अब तक, नहीं, पेरिशेबल गुड्स है ना, वो खराब हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। और लास्ट में अपना आता है रिटेल मार्केट इज द मार्केट, रिटेल मार्केट इज द मार्केट इन विच देयर रिटेलर्स सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो रिटेलर लोग क्या करते हैं? अपना माल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं? बाहर लोगों को बेचते हैं, बाहर लोगों को देते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। रिटेल मार्केट में कोई इंसान बल्क में लेके जाता नहीं है। बल्क वाला काम किसका है? होलसेलर का है। जो छोटे मोटे या छुट्टे पुट्टे में काम करते हैं वो कौन करता है? कौन करता है? वो करता है रिटेल मार्केट वाला इंसान। आया समझ में? तो इन सारी चीजों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। मैंने आप लोग को ये करा दिया है, ये कितना रंग बिरंगा हो गया ना, अलग अलग हो गया। उसी तरह आपकी बेटा लाइफ भी रंग बिरंगी होनी चाहिए। डरने का बिल्कुल भी नहीं, घबराने का बिल्कुल भी नहीं। सलमान सर आपके साथ में है। जो भी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं बेटा, ईमानदारी से, होशियारी से इन सब चीज को पढ़ने का, डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करने का। आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा फंस जाऊंगा तो आप हेल्प ले लो, लेकिन छोड़ देना, डर जाना, नहीं करूंगा, देख लूंगा, आप इससे आपका नुकसान ही होने वाला है, आपका फायदा नहीं होगा। तो मैंने आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्या किए हैं बता दिए हैं। फटाफट इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो, है ना। थोड़ा सा एक्सप्रेशन उन लोग को भी मिल जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा, है ना। तो इन सारी चीजों को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत डीपली इसको देखो और उसको जज करो, ठीक है। और पढ़ करके अच्छे मार्क्स दे करके आओ। जितना इंपॉर्टेंस मैंने दिया बेटा, अगर आपने उसको ढंग से किया तो 65+ आंख बंद करके आएगा, है ना। मुझ पे भरोसा रख, जो तुमको दिया हूं वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। बस सेम अगेन कंडीशन वही है कि जो दिया हूं वो पढ़ना पूरा बराबर से। तो नहीं पढ़ेगा, बोलेगा सर नहीं आया, फिर वो तेरी गलती है, बिकॉज टॉपिक उसी के आसपास के घूम करके आते हैं, अलग से कुछ भी नहीं आता है। सो टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड। जो भी डाउट रहेगा मुझसे पूछना। आगे के वीडियो के लिए मैं आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट नोट्स और डेटा देते रहूंगा। फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक्स अ लॉट।